नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन देवभूमि। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून राजभवन में सजा रंग बिरंगे फूलों का संसार। राजभवन में बसंतोत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया इसका शुभारंभ। सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। 3 दिन का राजभवन में चलेगा बसंतोत्सव 2023। तो पुष्प प्रदर्शनी के साथ राजभवन में कई विभागों में लगे स्टॉल। 3 दिनों तक कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। बसंतोत्सव 2023 में स्कूली छात्र कई प्रतियोगिता में शिरकत करेंगे। तो पुष्प प्रदर्शनी के साथ राजभवन में कई विभागों के स्टॉल भी लगाए गए हैं। 3 दिनों तक कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन होगा। बसंत उत्सव 2023 में स्कूली छात्र कई प्रतियोगिताओं में शिरकत करेंगे। तो राजभवन में सजा रंग बिरंगे फूलों का संसार। बेहद ही खूबसूरत ये नजारा, जहां पर रंग बिरंगे फूल इस पूरे राजभवन में नजर आ रहे हैं, जहां तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी और मंत्री गणेश जोशी भी रहे मौजूद। इसे देखने के लिए तमाम लोग भी पहुंच रहे हैं। 3 दिन तक ये राजभवन में बसंत उत्सव का कार्यक्रम चलेगा। तो 3 दिनों तक कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन रखा। आज 3 दिवसीय स्प्रिंग फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है, शुभारंभ किया गया है वसंत उत्सव 2023। सच कहूं तो आज का दिन बिल्कुल अलग ही लग रहा है, क्योंकि आज जो हमारे पुष्प की पार्टिसिपेशन है, हमारे कृषकों की पार्टिसिपेशन है, आज के इस इवेंट के अंदर में बहुत नई चीजें हैं जो पहले नहीं हुई है। पहली बार है कि ये स्प्रिंग फेस्टिवल 3 दिन का है। देखिए, शिव जी का आशीर्वाद, 3 दिन का 3 दिवसीय इवेंट है। आज 3 तारीख है, तीसरा महीना है, और अगर आप देखेंगे तो आज जो पार्टिसिपेशन है वो अपने आप से अलग ही है। जो पिछली बार 200 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया था, इस बार 785 ग्रुप्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज बसंत ऋतु के आगमन से ये ऋतु हम सबके प्रगति का घोतक है, उन्नति का घोतक है, आगे बढ़ने की घोतक है। और हर प्रकार से मैं कहूँ कि एक खुशी के रूप में बसंत ऋतु और माँ सरस्वती की सबसे ज़्यादा स्तुति करने का ये बसंतोत्सव का जो यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, ये 3 दिवसीय, ये निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के लिए, क्योंकि जहाँ पुष्प के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में जिस पर हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, वह एक अच्छा मंच और एक अच्छा स्थान, जिसमें 700 से भी ज़्यादा ग्रुप हमारे इसमें भाग ले रहे हैं। तो राजभवन किस तरह से रंग बिरंगे फूलों से सजा हुआ है, जिसे देखने अब हर कोई पहुंच रहा है। राजभवन में बसंत उत्सव 2023 का शुभारंभ हुआ है। 3 दिनों का ये उत्सव चलने जा रहा है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने इसका शुभारंभ किया, जहां इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे, मंत्री गणेश जोशी मौजूद रहे, और इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों से भी मुलाकात की। इस दौरान तमाम स्कूलों के बच्चे इस दौरान मौजूद रहे, जहां उन्होंने बच्चों को आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया। और देखिए, ये जो 3 दिन की प्रतियोगिता होने वाली है, उसमें भी स्कूली बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इसके साथ ही साथ 3 दिनों तक अलग अलग स्टॉल भी लगाए गए हैं, जिसमें भी स्कूल के बच्चे प्रतिभाग करने वाले हैं। तो राजभवन में ये भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ। तो रंग बिरंगे फूलों से राजभवन इस वक्त पटा हुआ है। और अधिक जानकारी के साथ हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदीप, बसंत उत्सव 2023 का राजभवन में शुभारंभ हुआ है। रंग बिरंगे फूल राजभवन में नजर आ रहे हैं, क्या नजारा इस वक्त?
इस बार एक बहुत बड़े व्यापक पैमाने पर किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नर सामान्य तौर पर आयोजन से 2 से 3 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर इस बार करीब 15 दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और गवर्नर का बहुत स्पष्ट रूप से मानना था कि जो राज्य में हॉर्टिकल्चर, उद्यान, कृषि, नर्सरी में संभावनाएं हैं, इसको और व्यापक रूप दिया जा सकता है। इस बार की थीम टिमरू पौधे को रखा गया है, जिसके बड़े औषधि गुण भी हैं। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अवलोकन करने प्रदर्शनी के शुभारंभ पर पहुंचे थे और कल से अगले 2 दिनों के लिए इसे आम पब्लिक के लिए भी खोला जाएगा, ताकि लोग आएं, सीखें, समझें। वहां तैयारी ये भी की जा रही है गवर्नर के प्रयासों से, गुरमीत सिंह जी के प्रयासों से, कि यदि कोई अपना किचन गार्डन या अपने घर पे भी छोटी सी नर्सरी उद्यान बनाना चाहता है, तो ऐसे लोगों को भी सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले। जो सरकारी कामकाज है, जो सरकारी तरीके से जो नर्सरी डेवलप की जाती है घरों में, उसकी भी लोगों को जानकारी मिले। दरअसल राज्य में इस बार एक नया प्रयोग भी किया, गवर्नर महोदय के द्वारा एक प्रयोग भी किया गया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जो राज्य में देहरादून से कुछ मधुमक्खियों को हिमालय केदारनाथ के आसपास भेजा गया और जब उन्होंने रसास्वादन किया वहाँ के फूलों का और जब उनसे शहद निकाला गया, तो उसको विदेश और IIT रुड़की में जब जांच की गई उस शहद की क्वालिटी की, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। इस प्रकार का शहद बाजार में उपलब्ध नहीं है। तो महामहिम इसे एक बहुत बड़ा बाजार भी मानते हैं, लोगों के रोजगार, स्वरोजगार का एक बड़ा कारण भी मानते हैं। जहां कुदरत की सुंदरता है, नेचुरल ब्यूटी है, वहीं साथ ही साथ ये एक रोजगार का रूप भी हो सकता है। तो रोजगार से जोड़ने की एक बड़ी थीम के साथ महामहिम ने गुरमीत सिंह जी ने प्रयास किया है और अब कल से ये आम पब्लिक के लिए भी 2 दिन के लिए खुल जाएगा। व्यवस्था ये की गई है कि जो इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने आए, देखने आए, वो पॉलीथीन अपने साथ न लेकर आए, ताकि पॉलीथीन मुक्ति का भी जो राज्य सरकार का या शासन का प्रयास है उसको और बल मिल सके। ठीक है सुदीप, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर से केदारनाथ की यात्रा पिछले साल से 20% अधिक महंगी हो सकती है। अभी तक 9 हेलीकॉप्टर सर्विस प्रदाता कंपनी शासन में संचालन का अनुरोध कर चुकी है। 15 मार्च तक बिडिंग की प्रक्रिया को पूरा करते हुए केंद्रीय एजेंसियों को अंतिम अनुमति के लिए बुलाया जाएगा। सचिव नागरिक उड्डयन ने बताया कि पहले चरण में हेली टिकटिंग के लिए GMVN को ही अनुरोध किया जाएगा। साथ ही इसके बाद IRCTC रेलवे वेबसाइट को भी टिकटिंग के काम के लिए अनुरोध किया जाएगा। बीते सालों में यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए बेहतर व्यवस्था बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। तो केदारनाथ हेली सेवा का किराया 20% महंगा हो सकता है। लगातार केदारनाथ यात्रा को लेकर जो सुविधाएं हैं वो बढ़ाई जा रही हैं और इसके साथ ही व्यवस्था को और किस तरह से दुरुस्त किया जाए, इसकी कोशिश में लगातार उत्तराखंड सरकार की कोशिश यही है कि और बेहतर व्यवस्थाएं पिछले के मुकाबले मिल सके। हेलीकॉप्टर के मुख्यतः 2 प्रकार से यहाँ सेवाएं प्रदान की जाती है यात्रा के दौरान। एक शटल सर्विसेज होती है जो केदारनाथ वैली से ऊपर केदारनाथ मंदिर तक जाते हैं और वहाँ पर हर एक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से टिकट मिलता है, उसको शटल सर्विसेज कहते हैं। उसमें लगभग 9 हेलीकॉप्टर सेवा प्रदाताओं के द्वारा हम लोगों से अनुबंध किया जाता है और इनका चयन टेंडर के माध्यम से होता है। यह टेंडर की प्रक्रिया ऑलरेडी प्रारंभ की जा चुकी है। इसका सबमिशन की डेट 2 मार्च को थी, लेकिन पिछली बार जो प्री बिड में जब मेरी बैठक हुई थी तो कुछ एक बिंदुओं पर अभी भी जो बिडर्स है उनको क्लैरिटी नहीं मिल पाई थी। उसमें से मुख्यतः एक बिंदु था कि GST कितना प्रतिशत लागू होगी। उसमें इंडस्ट्री को थोड़ा ये कन्फ्यूजन था कि उसमें पिलग्रिम के रूप में 5% GST लागू होगी या सामान्य दरों से 18% GST लागू होगी। तो इस विषय के संदर्भ में कुछ क्लैरिटी देने के चलते हम लोगों ने उसको 1 सप्ताह उसका बिड सबमिशन की डेट बढ़ाई है और होली के तुरंत बाद जो है हम लोगों के पास बिड प्राप्त हो जाएगी। इस बार हम लोग बिड एडवांस में कर दे रहे हैं। उसका फ़ायदा एक ये होगा कि हम लोग जल्दी टिकट दे पाएंगे यात्रियों को, और दूसरा DGCA से जो मुख्यतः सुरक्षा के संदर्भ में इस सभी ऑपरेशंस को गो हेड देती है, क्लियरेंसेस देती है, उनको उसका एग्जामिनेशन करने के लिए समय चाहिए होता है। हेलीकॉप्टर
और अधिक जानकारी के साथ लगातार विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुदीप, लगातार केदारनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज की जा रही हैं और इसी के साथ ही हेली सेवा जो सबसे महत्वपूर्ण सेवा मानी जाती है, इस पर कहीं ना कहीं नजर होती है। इसको लेकर अब टिकटों में 20% की बढ़ोतरी का जिक्र किया जा रहा है। जी देखिए, निश्चित तौर पे बीते वर्ष 46 लाख से अधिक श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आए और बीते वर्ष जो सबसे ज्यादा शिकायतें थी यात्रा मार्ग पर वो दो थी। पहला स्वास्थ्य को लेकर कि उचित इलाज नहीं मिल पा रहा है और दूसरा हेली टिकटिंग को लेकर बड़ी मारोमार थी। इस बार 9 कंपनियों ने अभी तक आवेदन कर दिया है। टेंडर प्रक्रिया पहले होनी थी पर इसे 8 और 9 तारीख को किया जा सकता है और 15 तारीख को जो भारत सरकार की एजेंसियां हैं जो मॉनिटरिंग करती हैं हेली सर्विसेज की दिल्ली की, वो आके निरीक्षण करेंगी। सचिव जो उड्डयन के इस कामकाज को देख रहे हैं दिलीप जावलकर, उनका कहना है रशिया यूक्रेन वॉर के बाद जो एटीएफ है, जो फ्यूल है हेली सर्विसेज में जिसका इस्तेमाल किया जाता है, उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। लिहाजा कुछ कीमतें बढ़ सकती हैं पर फिर भी हमने एक मिनिमाइज किया है कि 4000 से 4500 रुपए के बीच में टिकट को कंट्रोल किया जाए। ये वो टिकट होंगे जो वैली में हेली उड़ते हैं, जैसे केदारनाथ जाने के लिए जो गुप्त काशी या फाटा से केदारनाथ को फ्लाई करते हैं। इनके टिकट बहुत ना बढ़े, 12 से 20% से अधिक इजाफा ना हो, ये राज्य सरकार का प्रयास है। साथ ही सुरक्षित और अधिक से अधिक लोगों को फ्लाई कराया जाए, इस पर भी फोकस है। जी ठीक है सुदीप, आप बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। चलिए इस बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयास से उत्तराखंड में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिल गया है। आरक्षण का लाभ उन सभी महिलाओं को मिलेगा जिनका उत्तराखंड राज्य का डोमिसाइल है, बेशक वे राज्य से बाहर किसी भी स्थान पर निवास कर रही हो। आपको बता दें कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में 30 नवंबर 2022 को पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को सरकारी सेवाओं में 30% आरक्षण देने के संबंध में विधेयक पारित किया था, जो राजभवन से भी स्वीकृति मिलने के बाद कानून बन गया है। वहीं सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण का कानूनी अधिकार मिलने पर महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। गवर्नमेंट एक तरह से बूस्ट कर रही है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इससे गर्ल्स को जॉब मिलेगी। उत्तराखंड सरकार है वो एक रिजर्वेशन ला रही है, तो मेरे हिसाब से वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही है। एज अ लॉ स्टूडेंट हमारे जो संविधान है उसमें कहीं ना कहीं लड़कियों के लिए रिजर्वेशंस रखी गई हैं और कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन इसलिए रखी गई थी ताकि जो हम लड़कियां हैं वो आगे बढ़ सके। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से। मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले के टाइम पे औरतों को दबाया जाता था, अब वो टाइम नहीं रहा है। औरतें और मतलब लोगों को सारों को इक्वल समझा जा रहा है, तो अच्छा है अगर 30% रिजर्वेशन दे रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो 30% आरक्षण रिजर्वेशन जो महिलाओं को देने जा रही है सरकार, ये मुझे लगता है कि सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं हर एस्पेक्ट में, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के थ्रू, ताकि लड़कियां भी आगे बढ़ने की सोचें। ये मतलब काफ़ी बेनिफिशियल होगा वुमेन के लिए, क्योंकि वैसे ही उत्तराखंड में कई मतलब लड़कियां रूरल जगह से बिलोंग करती है जिनको मतलब इतना नहीं मिल पाता, लेकिन जो वुमेन है वो अभी भी काफ़ी पीछे है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और ये बहुत अच्छी स्कीम है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30% क्षैतिज आरक्षण मिलने पर बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड गठन से लेकर वर्तमान तक महिलाओं की भूमिका अग्रणी रही है। अन्य जगहों के मुकाबले प्रदेश की महिलाओं का जीवन काफी कठिन है। ऐसे में 30% आरक्षण उन महिलाओं का हक है। हमने तय किया कि अपनी मातृशक्ति के हित में माताओं बहनों को आगे लाने के लिए, अपनी बेटियों को आगे लाने के लिए हम इस पर विधेयक लाएंगे। हम विधेयक लेकर आए और अभी 30% का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। महामहिम गवर्नर साहब ने भी उसमें अपनी स्वीकृति प्रदान की है। जाहिर है महिलाओं को 30% आरक्षण मिलने से सूबे में रहने वाली महिलाओं को उनका हक तो मिलेगा ही, साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। महिलाएं सरकार के इस फैसले से बेहद खुश हैं। मैं सिर्फ राघव भोग आटे की रोटी खाता हूँ और क्या चटपटा है राजेश मसाला। अच्छा ट्राई करिए, टेस्ट मस्त, जबरदस्त।
राजेश मसाले। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक तेल और कैप्सूल्स, घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। उत्तराखंड में इस साल होने वाली चार धाम यात्रा के लिए राज्य के स्वास्थ्य महकमे ने भी व्यापक इंतजाम किए हैं। भारत सरकार की मंजूरी के बाद एम्स ऋषिकेश के साथ मिलकर हेली एम्बुलेंस की सुविधा भी पहाड़ में चार धाम यात्रा के दौरान मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि यमुनोत्री और केदारनाथ मार्ग में 1 किलोमीटर पर हेल्थ पोस्ट तैयार की जाएगी। साथ ही मेडिकल कॉलेज से फैकल्टी भी अतिरिक्त रूप से तैनात की जाएगी। एक स्वास्थ्य की बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। इस बार ये सोचा जा रहा है कि भाई कोई भी यात्री स्वास्थ्य के क्षेत्र में किसी को कोई दिक्कत ना आए। और जो प्रस्ताव हमने भारत सरकार को दिया था हम कि एयर एम्बुलेंस सेवा हमको दी जाए, भारत सरकार ने उसको भी स्वीकार कर दिया है। और भारत सरकार ने कहा है कि एम्स ऋषिकेश और उत्तराखंड राज्य सरकार दोनों मिला के इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसकी स्वीकृति भी भारत सरकार ने दे दी है। अब मैं कह सकता हूं कि कोई क्रिटिकल मरीज अगर केदारनाथ में ज़्यादा दिक्कत आती है तो उसको हम एयर लिफ्ट जो है तुरंत एम्स में करा सकते हैं, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में करा सकते हैं। और इस बार हम जो केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है और यमुनोत्री की पैदल यात्रा है, हर किलोमीटर पे 1-1 किलोमीटर पे एक स्वास्थ्य बूथ लगाया जाएगा। वहाँ पे पर्याप्त जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था रखी जाएगी और डॉक्टर की व्यवस्था वहाँ पे की जा रही है। इस बार हम मेडिकल कॉलेजों को भी चार धाम यात्रा में फैकल्टी को वहाँ लगाना चाह रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है डॉक्टर वहाँ पे भेजे जा सकें। और मैं कह सकता हूँ कि किसी भी यात्री को घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी के रुद्रपुर पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अब वह उत्तराखंड को आदर्श प्रदेश, उत्तराखंड से पलायन को रोकने और समाज में आ रही बुराइयों को दूर करने के लिए काम करेंगे। मैं उत्तराखंड में लगभग पिछले 60-62 साल से काम कर रहा हूँ। गांव-गांव, घर-घर गया हूँ और यहाँ अनेक ढंग से चाहे विद्यालय चलाना हो, अस्पताल चलाना हो, राजनीति में काम करना हो, सामाजिक काम करने हो, उन सब में मेरी सहभागिता रही है और लोगों का अनन्य प्रेम है। आज मैंने महाराष्ट्र से राज्यपाल का पद छोड़ दिया है। स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ता, यहाँ की जनता अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहती है। मैं उत्तराखंड में लगभग पिछले 60-62 साल से काम कर रहा हूँ। गांव-गांव, घर-घर गया हूँ और यहाँ अनेक ढंग से चाहे विद्यालय चलाना हो, अस्पताल चलाना हो, राजनीति में काम करना हो, सामाजिक काम करने हो, उन सब में मेरी सहभागिता रही है और लोगों का अनन्य प्रेम है। आज मैंने महाराष्ट्र से राज्यपाल का पद छोड़ दिया है। स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ता, यहाँ की जनता अपना प्रेम प्रदर्शित करना चाहती है। मैं उत्तराखंड नगर निगम ऋषिकेश के मेयर अनीता ममगाई और पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा के बीच जमकर तूतू महमे हुई। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर विवाद को खत्म किया। आपको बता दें, नगर निगम में ट्रेचिंग ग्राउंड में एक ट्रक का तपोवन का कचरा डालने पहुंचा, जिसे स्थानीय लोगों ने हंगामा करते हुए रोक लिया। आरोप लगाया गया कि नगर निगम के कर्मचारी ही वाहन को लेकर ट्रेचिंग ग्राउंड में कचरा डालने पहुंचे हैं। हंगामे की सूचना पर पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा और नगर निगम की मेयर अनीता ममगाई मौके पर पहुंची। लोगों ने मेयर से सवाल किया कि आखिर इस कचरे को पहाड़ और दुर्गंध से कब छुटकारा मिलेगा, जिसके जवाब में मेयर ने 20 मार्च तक कचरे का निस्तारण होने की बात कही। बस इसी बात पर पूर्व पालिका अध्यक्ष बिफर गए। उन्होंने कहा कि गलत जानकारी देकर जनता को भ्रमित न करें। इसके बाद मेयर और पूर्व पालिका अध्यक्ष के बीच जमकर तू-तू मैं-मैं हुई। हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे
अगर कोई चुनाव को देखते हुए बरसाती मेंढक निकल के इस तरह से आ जाएं जनता को भड़काने के लिए, तो जनता भी आज समझती है, बहुत सारी चीजें जनता की भी समझ में आती हैं कि ये देन किसकी है और आज जनता को किस तरह से गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। जनता गुमराह होगी नहीं, जनता भी सब कुछ जानती है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर डीएम मैडम यहाँ पे आई थी, तो उस समय भी कुछ लोगों ने माइक पकड़ के जो उन्होंने कि 15 साल तक इस शहर को सिर्फ और सिर्फ एक नासूर के तौर पे बड़ी उपलब्धि कुछ हम गिना नहीं सकते। कचरा भर के कोई प्राइवेट ट्रक वहाँ पर रात को लेके आया और उसमें मोहल्ले वालों ने रात को देखा, उन्होंने ट्रक को रोक लिया और रात को ही उसे ट्रक को रुकवा दिया गया वहाँ पर। और सवेरे मोहल्ले वालों ने सबको आसपास से बुलाया तो ये पता लगा कि नगर निगम का कर्मचारी ही उस ट्रक में था जो उस ट्रक को लेके अंदर आया था। इस बात को लेके लोगों में रोष हुआ और फिर उन्होंने वहाँ पर मेयर को भी बुलाया। तो मेयर से लोगों ने ये कहा, लेडीज़ खड़ी थी, उन लोगों ने ये कहा कि अब ये कूड़ा कब तक उठ जाएगा जो कूड़ा है। तो उस मेयर का स्टेटमेंट जो था उसमें 20 मार्च तक हमारा कूड़ा यहाँ से उठ जाएगा। तो मैंने कहा, मैडम क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो इस तरह से पब्लिक को, जो 5 साल में नहीं उठा वो 20 मार्च तक 20 दिन में कैसे उठ जाएगा। हम तब वहीं पौड़ी में अंकिता भंडारी की मां ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर परिवार की समस्याओं को से उन्हें अवगत कराया। अंकिता की मांग सोनी का कहना है कि उनके पति का हाल ही में हार्निया का ऑपरेशन हुआ है, जिस कारण उनकी तबीयत बार बार बिगड़ रही है। वहीं डॉक्टर परिवार की सुध तक नहीं ले रहे हैं। बेटे की सीए की पढ़ाई छूट चुकी है। सरकार ने उन्हें 5 महीने पहले बेटे की नौकरी देने का आश्वासन दिया था, जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, जिससे परिवार के सामने आर्थिक संकट भी गहरा रहा है। वहीं जिलाधिकारी ने कहा कि अंकिता के भाई को नौकरी दिए जाने के लिए THDC में बातचीत की गई है। जल्द ही अंकिता के भाई को नौकरी दे दी जाएगी। वहीं CMO को जिलाधिकारी ने निर्देश दिया है कि एक डॉक्टर की टीम परिवार की देखरेख में भी गांव भेजे। अंकिता भंडारी की माताजी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए THDC में CA आर्टिकलशिप के लिए, जिसमें 15,000 का स्टाइपेंड का के प्रावधान है, वो सारी मतलब उससे संबंधित कॉल लेटर उस बच्चे को मिल भी चुका है और हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं कि परिवार की जो मदद हो उसके लिए हम ट्राई करें। अंकिता भंडारी की माताजी अपने बेटे की जॉब के लिए जो बात कर रही थी, तो उस संबंध में हम लोगों ने उनके बेटे से बात करते हुए THDC CM धामी जी ने हमसे वादा किया था, मेरे पति से भी, कि जब मेरे बेटे की अंत्येष्टि की थी तो उन्होंने कहा था कि आप जो मांग रखोगे हम पूरी करेंगे। लेकिन अभी तक उन्होंने किसी भी मांग पे हमारे मतलब 5 महीने हो गए, हम दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी नैनीताल भाग रहे तो कभी कहीं भाग रहे, कभी कहीं भाग रहे। अभी तक हमें मतलब कोई मतलब न्याय नहीं मिला। न्याय की उम्मीद तो दूर। उन्होंने ये भी कहा था कि परिवार को एक सदस्य को नौकरी मिलेगी, लेकिन अभी तक आप देख रहे हो। आज इसी विषय पर मैं यहाँ आई हूँ। CM पहाड़ों की रानी मसूरी में पहली बार गणेश सेवा समिति ने खाटू श्याम जी की निशान यात्रा निकाली। मसूरी राधा कृष्ण मंदिर के सनातन धर्म मंदिर तक निकाली गई इस यात्रा में आसपास के गांवों सहित सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। देर शाम तक सनातन धर्म मंदिर में श्याम मेहंदी और भजन संध्या का भी आयोजन हुआ। खाटू श्याम जी का प्रोग्राम बड़े धूमधाम से पहली दफे मसूरी में बनाया जा रहा है, जिसका प्रधान अरुण कुमार वर्मा, मंत्री संदीप करोड़िया। एकादशी का एक बहुत बड़ा महत्व है खाटू श्याम जी के उसमें। इसी दिन जो है पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से एकादशी त्योहार मनाया जाता है। फागुन की एकादशी, इस दिन जो है बाबा ने शीश का दान दिया था। सफल कार्य को उनको कराने में सफल हो पाए। उसके साथ ही मैं यहाँ पर उपस्थित सभी जनता का जो यहाँ पर अपना कीमती समय निकाल कर आ पाई है, उनके सभी का अपने तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे लिए समय दिया। खाटू श्याम जी। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में चीरबंधन के बाद महामृत्युंजय की पूजा अर्चना के बाद पुजारियों और ग्रामीणों ने मंदिर परिसर में होली खेली। इस दौरान परंपरागत होली गीत भी गाए गए। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।